गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से और मैं आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक हूं और ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। हम रेगुलर आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी ट्रीट करते हैं। वी हैव ए स्पेशल इंटरेस्ट इन जेनेटिक्स एंड फीटल मेडिसिन ऑल्सो। मैं देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के दूसरे क्वेश्चंस को लेके आगे बढ़ते हैं। क्या पीजीटीए किए बिना आईवीएफ नहीं हो सकता? पीजीटीए अगेन इट इज एन एड ऑन प्रोसीजर टू आईवीएफ। कोई यदि पीजीटीए नहीं कराना चाहे तो जरूरी नहीं कि हर एम्ब्रियो का पीजीटीए हो, क्योंकि पीजीटीए एक अच्छे मॉर्फोलॉजी वाले एम्ब्रियो का आप काफ़ी हद तक एन्यूप्लॉइडी या क्रोमोसोमल डिफेक्ट देख सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं 100% की वो रिपोर्ट जो इनर सेल मास जो बच्चा बनेगा जिससे उसमें भी हो। तो मेरे पर्सनल उसमें ये एक चॉइस होनी चाहिए पेशेंट की तरफ से विथ इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि किसकी क्या लिमिटेशंस है और किससे क्या फ़ायदे हैं। व्हाट इज NICS? NICS इज नॉन इन्वेजिव क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग ऑफ द एम्ब्रियो। अब ये चीज़ जो PGTA और NICS आपस में काफ़ी मिलते जुलते चीज़ें हैं। जो PGTA होता है वो ब्लास्टोसिस्ट में ये ट्रोफोब्लास्ट होता है जो पेरिफेरी में या बाहर आउटर रिंग में रहता है, और कुछ सेल के मासेस यहाँ रहते हैं जिनको हम इनर सेल मास बोलते हैं। यदि हम डायरेक्ट इस एम्ब्रियो से कुछ सेल्स यहाँ से निकाल लें उसको ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी बोलते हैं। इसको जब हम कुछ सेल्स इधर से लेते हैं तो उसको ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी बोलते हैं। ट्रोफोएक्टोडर्म बायोप्सी एक डायरेक्ट एम्ब्रियो को टच करने वाली टेक्निक है जिसमें हम लेज़र लगा के या फिर पहले हम ऐसे टायरॉइड से भी सेल निकाल के इन सेल्स को हम जांच करते हैं कि इसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है कि नहीं। ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट इस इनर सेल मास जिससे बच्चा बनता है कि ऑलमोस्ट सेम होता है। मैं ऑलमोस्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 100% हो। तब इसकी रिपोर्ट से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस एम्ब्रियो में क्रोमोसोमल डिफेक्ट है कि नहीं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डिफेक्ट वाले एम्ब्रियो को भी बिठाया तो बच्चे अच्छे हुए। कई बार इस सेल में दो प्रकार की रिपोर्ट आ जाती है, एक नॉर्मल भी आती है, एक एबनॉर्मल। उसको मोजाइक बोलते हैं। मोजाइक एम्ब्रियो से भी बच्चे हो सकते हैं। ये पेशेंट के ऊपर है, डॉक्टर के ऊपर है कि ट्रांसफ़र करें कि नहीं करें। ये बात हुई PGTA जिसमें हम बायोप्सी कर रहे हैं। क्या हम इन एम्ब्रियो का जेनेटिक स्टेटस बगैर टच करे कर सकते हैं? तो उसको बोलते हैं नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव मतलब आप इन्वेड नहीं कर रहे, छू नहीं रहे। तो कैसे करें? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, हम इसको जब डिश में रखते हैं कल्चर के लिए आगे बढ़ाने के लिए, तो हम इसको एक लिक्विड के भीतर ग्रो कराते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट है, तभी उसको खाना मिलेगा। तो ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में ये अपने कुछ सेल्स के DNA छोड़ता है। यदि हम ब्लास्टोसिस्ट को निकाल लें और ये जो लिक्विड बचा जिसमें कि सेल फ्री DNA पड़ा हुआ है, कुछ DNA जो इसने छोड़ा है, यदि हम इनकी जांच करें तो हम इस एम्ब्रियो के बारे में जांच पता करा सकते हैं। तो जब हम बगैर एम्ब्रियो को छुए उसके स्पेंट मीडिया को, जिसमें कि उस लिक्विड में वो था, इसको हमने फ्रीज कर लिया और इस लिक्विड को लैब में भेज दिया। लैब में ये जो सेल फ्री DNA है, जो इसमें से DNA रिसा इसमें, उस DNA को यदि हम देखेंगे तो हमें उस DNA के एनालिसिस से इसका भी पता चल सकता है। जब हम इसको बगैर छुए इसके DNA की जांच करते हैं तो उसको नॉन इन्वेजिव बोलते हैं। अब नॉन इन्वेजिव NI, हमको क्रोमोसोम देखना है तो हमको स्क्रीनिंग करना है तो NICS हो गया। कई लोग इसको स्पेंट मीडिया टेक्निक भी बोलते हैं, कई लोग इसको नॉन इन्वेजिव PGTA भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही चीज़ है, सबके नाम अलग अलग हैं, कंपनीज अलग अलग
नाम से चलती हैं। What is monozygotic twins? अगेन ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना, इस ब्लास्टोसिस्ट में इनर सेल मास से बेबी बनता है। अब ऐसी कंडीशन में कभी यदि हुई कि ये जो इनर सेल मास है ये दो भाग में बट गया, तो जब ये प्लांट होगा तो इससे या तो दो एमनियन में दो बच्चे बनेंगे, पर इनका फूल और उनका जो सीड है, उनका जो अंडा है वो सिंगल था। तो सिंगल एग में फर्टिलाइज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट के आसपास आने तक यदि ये डिवाइड हो जाए, अब डिवाइड क्यों होता है, बहुत सारे रीजन है। फिर ये यदि बैठे तो इससे एक अलग बच्चा बनेगा, इससे एक अलग बच्चा बनेगा, पर चूंकि इसका ट्रोफोएक्टोडर्म सेम है तो अधिकतर ये मोनोकोरियोनिक रहता है, एक ही प्लेसेंटा बनता है। चूंकि ये ब्लास्टोसिस्ट में अलग अलग इनर सेल मास का ग्रुप बन गया तो इसका एमनियोटिक कैविटी अपना अपना बना लेता है, तो इसको बोलते हैं मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक ट्विंस। ये आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जो रेयर होता है, कि एक ही एमनियन में दोनों हो, तो उसको बोलते हैं मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक ट्विंस। जब ये प्रेगनेंसी होती है तो वो प्रेगनेंसी थोड़ी हाई रिस्क होती है। What is dual stimulation protocol? Is it help in low AMH? Again, these things are desperate things when we do in low AMH protocol. What is low AMH? Low AMH means poor egg reserve. That means poor quantity and decreased quality. The quantity is always poor, but sometimes few eggs which are there might be having good quality. Now, we need from the ovary as much as eggs we can have for in vitro fertilization. So, whenever we do IVF, we usually start day 2 injection. We do an ovum pickup here. Again, after 2-3 days, we again put the injection without waiting for the next period, and we make another ovum pickup. So you can understand there is a theory that there might be some wave of, there is one wave of selection, there might be another wave of selection. So with this wave of selection, you collect something. With this wave of collection, you collect something. So after that, there will be period. That means within one cycle, you are harvesting the eggs as much as possible. So duo stim is, we are doing it in very low AMH to collect more eggs to make more embryos. Thank you very much for patient listening. These are very complex topics. एंड जो भी हमारे को सुनते हैं और देखते हैं, सराहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस जरूर देखें, कमेंट अपने क्वेश्चंस भी दीजिए, हम उसको कोशिश करेंगे यदि साइंटिफिक होगा ज़रूर बताने का। पर हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।